नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। कहते हैं कि ध्यान ऐसा ध्यान से खिल गया कि सबके ध्यान में ध्यान ही रह गया। जी हां, 29 अगस्त को हम पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को यह राष्ट्रीय खेल दिवस समर्पित होता है। खेल जो हमारा शारीरिक हो, मानसिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, मनोवैज्ञानिक विकास हो, इसमें खेल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सबसे बड़ी बात, पूरे विश्व को सशक्त करने का माध्यम खेल बनता जा रहा है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी की राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने में क्या कुछ भूमिका रही है, क्या उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, भारत ने अब तक खेलों के सफर में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल करी है, क्या कुछ खेल के क्षेत्र में हमें और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2036 और 2036 का जो ओलंपिक खेल होने जा रहा है और जो 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम होने जा रहा है, उसमें भारत मेजबानी करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। तो इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ दलजिंदर सिंह जी हैं। आप पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। आप करीबन 20 साल तक जो हॉकी जूनियर टीम है, भारत की जो हॉकी जूनियर टीम है, उस टीम का आप हिस्सा रहे हैं और आपने उस टीम में रहते हुए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक हॉकी के क्षेत्र में अपनी टीम को दिलवाए हैं और भारत का नाम खेल के क्षेत्र में रोशन किया है। और फिलहाल आप हॉकी के नए खिलाड़ियों को कोई दूसरा दलजिंदर बने, उनके लिए आप कोचिंग दे रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दलजिंदर जी के बाद में हम रुक करते हैं। हमारे साथ में दिनेश शर्मा जी हैं। आप वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। आप 30 सालों से भी ज्यादा खेल पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और खेल के क्षेत्र में आप अपनी उत्कृष्ट जो अनुभव है वो रखते हैं। तो दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ में आज की जो हमारे तीसरे मेहमान हैं, आप डॉक्टर प्रीति शर्मा जी हैं। आप सहायक निदेशक हैं। खेल जो डिपार्टमेंट है राजस्थान विश्वविद्यालय का, उसमें खेल डिपार्टमेंट की आप सहायक निदेशक हैं और पिछले 12 साल से खेल की क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में और राजस्थान में किस तरीके से खेलों को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाया जाए, कैसे नए खिलाड़ी तैयार किए जाए, उनका कैसे शारीरिक तौर पे विकास किया जाए और खेल की जो राज्य सरकार योजनाएं बना रही है उनको किस तरीके से क्रियान्वयन बेहतर से बेहतर तरीके से करवाया जाए, उसमें आप उत्कृष्टता के साथ अपना काम कर रही है। तो प्रीति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं इनके साथ में हम चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं इस रिपोर्ट को। ध्यान ऐसा ध्यान से खिल गया कि सबके ध्यान में ध्यान ही रह गया। जी हां, अपनी हॉकी स्टिक से दुनिया को लोहा मनवाने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ। 3 बार ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक जिताने वाले मेजर ध्यानचंद की याद में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है खेलों के मूल्यों, अनुशासन, दृढ़ता, खेल भावना और टीम वर्क के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। साथ ही आम जनता को खेलों को अपनाने और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही फिट और स्वस्थ रहने के महत्व पर जोर देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि विकास के लिए खेल का भी महत्व होता है। और मुझे खुशी है कि एक जमाना था जहाँ बच्चे खेल में अगर समय लगाते तो माँ बाप ज्यादा पसंद नहीं करते थे। आज एकदम से उलट गया है। अगर बच्चे खेलकूद में आगे आते हैं, रुचि लेते हैं, तो माँ बाप गर्व से भर जाते हैं। मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूं। मेरे देश के परिवार के अंदर खेल को प्रोत्साहन का वातावरण मैं देखता हूं, मेरा मन गर्व से भर जाता है। मैं इसे देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत मानता हूं। और साथियों, इस खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने
नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, चाहे कोचिंग की व्यवस्था हो, फिटनेस की बात हो, खेल के मैदान हो, खेल की व्यवस्थाएं हो, खेल के लिए आवश्यक साधन हो, लघु उद्योगों को भी खेल के साधन बनाने में मदद करने की बात हो। यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम हम दूर दराज के बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता कायम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 बनाई गई है। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। ये इसका ओवरऑल एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े स्पोर्ट्स, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों का इसमें सभी वर्गों को इससे लाभ मिले। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये खेलो भारत नीति बनी। आज भारतीय खिलाड़ी पूरे विश्व में खेल के क्षेत्र में अपनी वैश्विक पहचान बना रहे हैं। खेल की दुनिया में भारतीय तिरंगा अपनी आन बान और शान के साथ लहरा रहा है। खेल दुनिया को जोड़ने का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि 2047 का विकसित भारत विश्व के उन टॉप 5 देशों में शुमार हो जाएगा जो सर्वश्रेष्ठ खेलों का प्रदर्शन करते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। तो कहते हैं कि बहुत ही पुरानी कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे होंगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। क्यों सर? बहुत पहले एक जमाना था, तब ये कहा जाता था कि अगर आप खेलते हैं कूदते हैं तो खराब होंगे, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो आप नवाब बनेंगे। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आप तीनों से मेरा एक ही प्रश्न कॉमन रहेगा कि अब तक भारत ने जो खेल का सफर तय किया है वो कैसे तय किया है, और ये जो धारणा बनी हुई थी इस धारणा में कितना कुछ परिवर्तन आया है? जी सर, सबसे पहले इसमें बहुत परिवर्तन आया, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं तो नौकरियां बहुत ही आसानी से मिलती हैं, डिपार्टमेंट्स ले रहे हैं, एवं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हर क्षेत्र में उन्होंने जो फाइनेंस था उसको बढ़ाया है और मेडल्स भी बहुत आ रहे हैं। और हॉकी भी अभी वापस अपने उसी पूरे जोर में आ रही है, क्योंकि 1980 के बाद 2020 और अभी 24 में ब्रॉन्ज मेडल लिया और अभी टीम बहुत ही अच्छा कर रही है। और अभी आगे की जो रणनीति है वह है कि 2028 में जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं उसकी अभी से तैयारी की जाए तो ही अपन वहाँ सफल हो पाएंगे। और हॉकी इंडिया इसके लिए तत्परता और लगी हुई है कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ग्रास रूट पे हॉकी कैसे इम्प्रूव की जाए, ग्राउंड्स और ज़्यादा आर्टिफिशियल सरफेस लगाए जाएं। जिस तरह उड़ीसा में काफ़ी आर्टिफिशियल सरफेस लगाए गए हैं, उसकी वजह से उड़ीसा की टीम वुमेन्स की ले लो, भलाई मेंस की ले लो, वह हर नेशनल्स में प्लेस ला रही है। क्योंकि आर्टिफिशियल सर्फ पे शुरू से ही अगर बच्चा खेलेगा तो उसकी हैबिट उसी तरह हो जाएगी, तो वो नेचुरली अच्छा गेम खेल पाएगा। जी बिल्कुल, हॉकी की विकास यात्रा कैसी रही है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन प्रीति जी, जो भारत का खेलों में अब तक का जो सफर रहा है वो किस तरीके से रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मैं खुद खेलकूद विभाग से हूं और शारीरिक शिक्षा से हूं, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि ऐतिहासिक तौर पे भारत की जो धारणा है, जो खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब से बदली है, खेलेगा भारत तो जीतेगा भारत। आज गली गली ऐसा कोई भी खिलाड़ी जो चाहे वो अपने गली मोहल्ले में ही अच्छा कर रहा है ना, वो भी उस पर्टिकुलर एरिया का एक आइकन है। तो हमारे जो खिलाड़ी, हमारे जो बच्चे जो इंटरनेशनल लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे ओलंपिक्स में जो मेडल दे रहे हैं, वो जो सफर रहा है वो सफर सिर्फ नवाब खेलने कूदने
कूदने से बिगड़ने वाला बात अब नहीं रहा है। अब तो आज वो आइडियल की तरीके से देना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके घर से अवनी लेकरा और मनु भाकर निकले, हर कोई चाहता है कि उसकी बेटी पीटी उषा की तरह भागे। और ये जो बदलाव है, ये धारणा संघर्षशील रही है, संघर्ष के साथ रही है। जिस स्पीड से या जिस रफ्तार से हमें दौड़ना था, शायद उस रफ्तार से शुरुआती दौर में हम दौड़ नहीं पाए, पर मुझे लगता है पिछले 2 दशकों में जो सरकार की नीतियां रही, जो हमारे काम रहे, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। हमारे लिए ये मान के कहना कि हॉकी जो है वो हमारी जड़ है, उस एक खेल से हमने एक मेडल से शुरुआत की थी। उसके बाद ये बात है 1928 की ओलंपिक्स की। वहां के बाद आजाद भारत में महिलाओं का भी योगदान शुरू हुआ 1952 से। नोरा वो थी, पिक्चर थी शायद। उनके उसके बाद से जो शुरुआत हुई, अब जो 2024 में 2021 का अभी तक का सबसे बेहतर जो परफॉर्मेंस रहा है वो हमारा रहा है। तो बिल्कुल संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन उसी के साथ एक उम्मीद भी है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य खेलों में तो बिल्कुल सुनहरा मुझे दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि पहले प्रायोरिटी में खेल थे नहीं। भारत बहुत गरीब था, गुलामी के बहुत लंबे साल हमने गुजारे थे, तो खेल प्रायोरिटी में कहीं नहीं थे। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 1952 में हेल्स के ओलंपिक के अंदर केडी जाधव ने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद 92 में जाके लिएंडर पेस को कांस्य पदक मिला। इतने लंबे अंतराल के बाद यदि देश कोई पदक पाता है तो बहुत उससे साबित होता है कि कितनी प्रायोरिटी कितनी नीचे थी खेलों की। तो वो धीरे धीरे स्थिति बदली है। उसके बाद में पदक आने शुरू हुए। पहले कांस्य पदक आया, उसके बाद में भारोत्तोलन में कांस्य पदक आया, फिर राजवर्धन राठौड़ ने ऐतिहासिक रजत जीता एथेंस के अंदर। उसके बाद से थोड़ी क्रांति आई है खेलों में और धीरे धीरे इंपॉर्टेंस बढ़ी है, पैसा आने लगा है, सुविधाएं आने लगी हैं। तो ये सब होते होते धीरे धीरे अब भारत उत्तरोत्तर आगे प्रगति कर रहा है। लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि खास बात यह है विकास जी कि अभी तक भी खेल जनरल पब्लिक की नजरों में नहीं आए हैं। आने लगे हैं, लेकिन अभी बहुत लंबा टाइम लगेगा कि एक तरह से बिल्कुल एक आंदोलन बन जाए। यानी समाज के हर वर्ग, हर बच्चे जो हैं स्कूल कॉलेजों तक पे जब तक ट्रिकल डाउन नहीं करेगा, ये एक तरह से जो अपना अलग जगानी है तो अलग जगानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। वक्त का एक दौर था जब हम सिर्फ खेलों का नाम सुनते थे और आज हम उनको खेल रहे हैं। न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर हम उन खेलों में जीत भी रहे हैं, मेडल भी जीत रहे हैं। जी बिल्कुल। दलजिंदर जी, आपके पास में आना चाहूंगा। हॉकी का जादूगर 1928 में मेजर ध्यानचंद जी ने अपना एक सफर शुरू किया और पूरे विश्व में हॉकी के क्षेत्र में भारत की एक उत्कृष्ट पहचान कायम करी। तो मेजर ध्यानचंद जी का जो सफर रहा है हॉकी के क्षेत्र में और उसके बाद का जो सफर रहा है, वो किस तरीके से देखते हैं आप? मेजर ध्यानचंद जी का सफर रहा है, मैं थोड़ा सा मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताना चाहूँगा। जी, असल में मेजर ध्यानचंद जी का नाम पहले ध्यान सिंह था और वो क्या है, जब 16 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुए तो वह चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, तो उनके साथ चांद लग गया। उसके बाद उनको ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है और वह इतनी मेहनत करते थे कि कहीं भी वो खेलने गए तो उनका जादू से हर एक कोई प्रभावित होता था और वो सोचते थे कि इनकी स्टिक के साथ चुंबक लगी हुई है और स्टिक के साथ बॉल चिपक जाती है। कई जगह तो विडम्बना में उनकी स्टिक तोड़ के भी देखी गई। और बाद में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने एक मैच देखने आई तो उन्होंने उनको छाता गिफ्ट किया और उसके बाद वो बोले आप इस छाते की मुड़ी हुई स्टिक से खेल के बताओ। उसके साथ भी उन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि वह मान गए वाकई में ये हॉकी के जादूगर हैं और महान खिलाड़ी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। प्रीति जी, वक्त का एक दौर था जब हम सिर्फ हॉकी को ही जानते थे। जैसा कि सर ने जिक्र किया, मेजर ध्यानचंद जी के सानिध्य में हमने 1928 का 1932 का 1936 का जो था ओलंपिक हमने जीता। लेकिन जो 1952 के दौर का भी आपने जिक्र किया, उसके बाद में जो ओलंपिक के जो खेल थे जो सिर्फ हम किताबों में पढ़ते थे या सुनते थे, वक्त बदला और आज हम उन खेलों को न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर हम पहचान बना रहे हैं। क्या लगता है आपको, और क्या कुछ प्रगति होने वाली है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हॉकी जो है वो हमारी जड़ है और उस जड़ से धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता लोगों तक पहुंचा। हालांकि रुकावटें बहुत थी, संसाधनों की कमी थी, जूते नहीं हुआ करते थे, ग्राउंड्स नहीं हुआ करते थे। अगर मैं हॉकी की ही बात करूं, सर की बात में ऐड करूं, तो 1976 में एस्ट्रो टर्फ इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इंटरनेशनल लेवल पे और हमारे पास एस्ट्रो टर्फ थी नहीं। गेम का स्पीड जो है वो एकदम से फास्ट हो गया और हम रह गए स्लो। उस वजह से थोड़ा हमारा हॉकी का डाउनफॉल हुआ। हमें 30 साल लग गए एस्ट्रो टर्फ को वापस अपने देश में लाना, उस पर प्रैक्टिस करना, उन सब चीजों के। लेकिन
उसके साथ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि डाउनफॉल का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, लेकिन अगर इधर डाउनफॉल हो रहा था तो उसका दूसरा पहलू ये था कि टीम गेम के अलावा हमारी इंडिविजुअल गेम्स में परफॉर्मेंसेस बढ़ने लगी, जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग, टेनिस, पीवी संधू, बैडमिंटन, शूटिंग। तो ये जो खेल जैसे जैसे आते रहे, अच्छा यही मैं सिर्फ ओलंपिक्स में ही समर ओलंपिक्स की बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है पैरा ओलंपिक्स में, कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है। 1968 से हमारी एंट्री हुई है और उसके बाद से आज अभी तक जहां हम ओलंपिक्स में ओवरऑल 41 लाख पाए हैं, 30 से ऊपर मेडल हमारे पैरा ओलंपिक्स ने पिछले कुछ मतलब ओलंपिक्स में हमें दे दिया। तो खेल जो है वो सिर्फ हॉकी तक सीमित ना रह के उसके मल्टीपल ब्रांचेस निकले, लोगों तक, लोगों में इंटरेस्ट, जो अभी भी, मतलब सर ने बिल्कुल सही कहा कि अभी हम घर घर तक उस स्तर से उस कंपटीशन, उस पैशन और उस कमिटमेंट के साथ नहीं पहुंचा पाए हैं। लेकिन फिर भी जैसे शूटिंग की मैंने बात की, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इस स्पोर्ट्स को लेके, उन तक ये समझ में आया, उन लोगों तक ये बात पहुंची कि हम अगर इंडिविजुअल गेम्स को भी टीम्स के साथ साथ इंक्लूड करके और टारगेट करके प्रैक्टिस करें तो वहां हम मेडल दे सकते हैं। और उसी का रिजल्ट है कि आपको शूटिंग में देखने को मिलता है, आर्चरी में देखने को मिलता है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, आई मीन एन नंबर ऑफ स्पोर्ट्स हैं जहां हम कई बार मेडल से चूक भी जाते हैं, अगर चाहे चौथा पांचवा रैंक ही रहे, पर कई सारे खेलों में हमारे रिजल्ट बेहतर हुए हैं। वाकई में बहुत बेहतर हो रहे हैं। दिनेश जी, 2004 का जिक्र करें, एथेंस ओलंपिक में जब राज्यवर्धन सिंह जी ने, राठौड़ ने जब शूटिंग में जीता, 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता, लेकिन 2014 के बाद में जो 2004-8 में एक एक पदक मिलता था, हमारी लिस्ट में सबसे पीछे शुमार होता था भारत का नाम। लेकिन 2014 के बाद की बात करी जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ एक खेल तक सीमित नहीं रहे, हर खेल में हमने कहीं ना कहीं अपनी लोकप्रियता हासिल करी और कई मेडल जीते। देखिए, भारतीय खेलों में यही सबसे बड़ा बदलाव आया। पहले आप देखेंगे कि जैसा मैडम ने अभी कहा कि इंडिविजुअल पदक आने लगे, लेकिन वो पदक इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आते थे। यानी आप बैडमिंटन की बात करेंगे तो अकेले प्रकाश पादुकोण, टेनिस की बात करेंगे रामनाथन कृष्णन, रमेश कृष्णन, विजय अमृता, यानी इंडिविजुअल गिने चुने नाम थे और उन्हीं को ही पूरा देश याद रखता था। वे लोग भी बाहर ज्यादा रहते थे, ट्रेनिंग बाहर करते थे और पदक इंडिया के लिए जीतते थे। तो यानी इंडिविजुअल ब्रिलियंस से पदक आते थे, सिस्टम की देन नहीं थे। सिस्टम की देन अब होने लगी है। जैसे शूटिंग के अंदर राजवर्धन जी ने पदक जीता, उसके बाद पूरी शूटिंग चेंज हो गई, यानी मतलब प्राइवेट पदक जीतना है तो आपको व्यक्तिगत तौर पर ही सिस्टम में लाना होगा। यानी सिस्टम में, निशानेबाजी में सिस्टम में कितना बदलाव हुआ देखिए। प्राइवेट एकेडमीज बनने लगी, सेना ने शूटिंग को अपनाया, अपनी स्कीमें चलाई कि हमें टॉप पे जाना है, जो टॉप से स्कीम आप जी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें आई, ये सिस्टम अब प्लेस में आने लगा है। यानी आप देखिए, ट्रेनिंग के लिए कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है, ट्रेनिंग के लिए अपने कोचेज ले जा सकते हैं। पहले कोचेज के लिए जिद होती थी कि हम हमारा कोच ले जाएंगे, एक कॉमन कोच सबके लिए जाता था। आपने कई बार देखा होगा इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर कोच नहीं होने से पदक से वंचित रह जाते थे। इवन केडी जाधव का कहा जाता है कि जो उनके स्वर्ण आता, लेकिन उनके कोच वहां नहीं थे मौजूद, इसी वजह से उनका कांस्य पदक। मतलब पहले व्यक्तिगत रूप से ही आपको सब कुछ इंडिविजुअल, आपके ऊपर ही दारोमदारी रहती थी कि किस तरह व्यक्तिगत ब्रिलियंस से पदक आते थे। और अब सिस्टम की देन, सरकार ने वो सिस्टम बनाया कि आपको हम सहायता करेंगे, आप तो खेलिए। सहायता पूरी है, आपकी ट्रेनिंग के लिए पूरी फैसिलिटीज हैं, कोचेज आपके लिए उपलब्ध हैं, उपकरण आपके लिए, जैसा शूटिंग का मैंने जिक्र किया कि आपको कारतूस भी गिन के मिलते थे। अब आप चाहे जितने कारतूस लीजिए, अच्छी से अच्छी गन मंगाइए। मुझे याद आता है राजवर्धन जी राठौड़ अपने लिए स्पेशल गन बनवाते थे, तो उनको जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे उनकी ग्रिप हैंड की कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी वो गन की उनके ग्रिप बनती थी। उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी कि कैसे मेरे साथ मेरा पूरा स्टाफ जाए। आपको मसाजर भी चाहिए होता है, आपको अपने कंसंट्रेशन योग का ट्रेनर भी चाहिए होता है, एक पूरी टीम होती है। अब कोई रोक नहीं है, आप चाहें जितने अपने कोच को ले जाएं, अपनी पूरी टीम को ले जाएं, नहीं, सरकार की ओर से पूरी सहायता मिलती है। पर उसी का फर्क आपको देखने को मिल रहा है कि जितने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसमें भारत के पदकों की संख्या बढ़ रही है। और पदक, मैं कहता हूं, सिर्फ पदक पे ना जाइए, आप परफॉर्मेंस पे जाइए। परफॉर्मेंस अगर अपने बेस्ट दे रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी गिनी जाएगी, लेकिन अगर आपने बहुत खराब परफॉर्मेंस दी है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अब जो सिस्टम के अंदर जो आने लगा है, सारा सिस्टम एक अपने प्लेस में आया, उसका बहुत फर्क, बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। प्रीति जी, विकास जी, मैं सर की बात में ही एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मेरे दिमाग में आई ये बात। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अब क्या है कि हमारी तरफ से प्री प्रिपरेशन चल रही है, मतलब हम आगे टारगेट, आगे लक्ष्य को तय करके हम तैयारी कर रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था, विचारधारा में बदलाव कैसे आया, पहले मैं मेडल ले आई तो मेरे लिए वाह ही वाह है, चारों तरफ प्रीति प्रीति प्रीति, लेकिन आज प्रीति को बचपन में ही ट्रेन किया जा रहा है, तैयारी किया जा रहा है, तो दोनों के विचारधारा में बदलाव आ गया। बिल्कुल। यहाँ एक बात और जोड़ दूं मैडम के, राजवर्धन सिंह राठौड़ ने जब पदक जीता था, यहाँ से सभी पत्रकारों को हम लेके गए थे शाहपुरा बॉर्डर तक, तो हम भी उनमें गए थे, तो वहीं
ही उनसे बातचीत हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि जितना सम्मान और जितना मेरे को पुरस्कार अब मिल रहा है, ट्रेनिंग के दौरान यदि सभी खिलाड़ियों को ऐसा मिल जाए तो शायद पदकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। मतलब प्रोत्साहन अगर ठीक समय पे मिल जाए, ठीक समय, जी, कोई प्रोत्साहित करने वाला रहे, तो सिर्फ पदक की मोह नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी, परफॉर्मेंस, पदक फिर बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, वो जी। मतलब खिलाड़ी को इतना प्रोत्साहन मिल जाएगा कि वो देश के लिए, अपने समाज के लिए पदक जीत सकता है और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान। देखिए, इससे अलावा बहुत दूसरा फर्क भी पड़ता है कि आप पदक के लिए पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं तो खिलाड़ी भी शॉर्टकट अपनाने लगते हैं। आपने देखा होगा ड्रग्स का चलन होता है और कई तरह के शॉर्टकट्स होते हैं, सिलेक्शंस के अंदर दिक्कतें आती हैं। तो यानी सिर्फ पदक के लिए अपनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। पदक के करीब अगर 10 खिलाड़ी पहुंचते हैं, पदक एक को मिलता है तो भी अच्छी परफॉर्मेंस काउंट होगी। तो आपको कुल मिला के सिस्टम यही कर रहा है कि आपको तैयारी के लिए पूरी सुविधाएं दे रहा है, पैसा दे रहा है और जितने कोचेज आपको चाहिए वो दे रहा है। फॉरेन दौरों की कमी नहीं है। पहले हमेशा इंडियन खिलाड़ियों को आता था, एक्सपोजर नहीं है, अब चाहे जितना एक्सपोजर लीजिए। हॉकी के बारे में भी जवाब ले लेते हैं दलजिंदर जी। एक वक्त था जब हॉकी की पूरे विश्व में भारत की धाक कायम थी, लेकिन बीते कुछ जो बीच के सालों की बात करी जाए, हॉकी फिर से गुमनामी में चली गई। हालांकि पिछले 10 सालों में फिर से हॉकी का अस्तित्व उभर के आया है। एक हॉकी के खिलाड़ी होने के नाते किस तरीके से देखते हैं कि हॉकी की जो लोकप्रियता कम हुई थी और अब फिर से हॉकी धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है? लोकप्रिय इसलिए हो रहा है कि अभी पिछले कई दशक से अपन वापस मेडल लेते आ रहे हैं, प्लस बहुत सारे स्टेट्स एकेडमीज काफ़ी डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि जब तक अपन ग्रास रूट पे एकेडमीज नहीं खोलेंगे और नीचे से फीडबैक निकला, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। 2016 में जो जूनियर वर्ल्ड कप खेले थे और अपना गोल्ड मेडल था, वही प्लेयर्स अभी आपको एशिया कप में मिलेंगे। हरमनप्रीत हुआ, मनदीप हुआ, ये सब उसी वर्ल्ड कप की देन है। तो जूनियर वर्ल्ड कप के जो प्लेयर हैं वो खेलेंगे जब भी अपन को सीनियर में मिलेंगे। अभी अगर 2028 ओलंपिक की तैयारी करनी है तो क्योंकि अभी जो प्लेयर्स हैं अपने टीम में, कुछ बिलो 30 हैं, कुछ बिलो 30 के अबाव चले गए हैं। तो जूनियर से जब तक अपने को, जैसे अरिजीत सिंह जूनियर वर्ल्ड कप खेला है, अभी वो हाईएस्ट स्कोरर रहा, वो अच्छा खेल रहा है। तो जूनियर से टीम से अब को फिर फीडबैक मिलना है। हॉकी इंडिया भी उसी क्षेत्र में काम कर रहा है कि अपने को इनको रिप्लेस करने के लिए कैसे ग्रास रूट से प्लेयर्स लेके आने हैं, कैसे उनको ट्रेनिंग देनी है, मेन चीज़ ये है। और प्लस मीडिया में कितना कवरेज आ रहा है, जितना मीडिया कवरेज देगा उतना ही प्लेयर्स को प्रोत्साहन मिलता है। जी, मीडिया जितना कवरेज देगा उतना प्लेयर्स को प्रोत्साहन मिलता है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर टेक्निकल इश्यू की बात करी जाए तो जो हॉकी खेल है वो अन्य खेल से किस तरीके से अलग है? क्या इसको खेलना इतना टफ है क्रिकेट की तुलना में? क्रिकेट एक बैट लिया, बॉल लिया और खेलना शुरू हो जाते हैं गली मोहल्ले में, और हॉकी क्या इतना टफ है कि हम उसको खेल नहीं पाते या प्रॉपर जानकारी नहीं है? भी वो कहा होता है ना, भी हॉकी बाय डांस एंड क्रिकेट बाय चांस। भी हॉकी में 100% फिट चाहिए। अभी आपने बीच में सुना होगा कि ट्रेनिंग के बारे में जो फिटनेस टेस्ट होते हैं, जो क्रिकेट टीम के यो टेस्ट हुआ उन्होंने दिए और कुछ हॉकी वालों ने दिए। हॉकी वाले 22 और 23 तक जा रहे थे, जबकि क्रिकेट वाले 20 तक ही फिटनेस थे। क्योंकि इसमें 20 क्या कोई क्राइटेरिया जो टेस्ट होता है भी वो जाता है 24 तक। अच्छा, हर सेकंड के बाद वो 10 मीटर का दौड़ होती है, उसमें टाइम बढ़ता है, शटल रन होता है जी। तो उसमें जो हॉकी की फिटनेस थी वो क्रिकेट प्लेयर भी मानते हैं भी हॉकी के प्लेयर बहुत ज़्यादा फिट हैं। और इसमें 60 मिनट खेलने के लिए कम से कम आपको 120 मिनट का स्टेमिना चाहिए। इसीलिए इसमें रोटेशन चेंज का रखा बास्केटबॉल की तरह कि थक जाता है तो हर कितना भी आप कितनी बार चेंज कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं, जा सकते हैं। और ये एस्ट्रोटर्फ है, ये बहुत फास्ट है प्लस श्योर ग्राउंड है। इस पे आप 120 की स्पीड से भी बॉल मारेंगे तो स्टिक रखेंगे तो बिल्कुल डेड स्टॉप हो जाती थी। इसका बहुत फर्क है। ग्रास पे बॉल उछलती थी, निकल जाती थी, पर इसमें आपको एक्यूरेसी, आपकी फिटनेस, आपकी टेक्निक, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। पूरा चुस्त दुरुस्त और एकदम फुर्तीला होना चाहिए उस अंदाज में। और जो आपने बताया कि सबसे टफ है कि सबसे पहले उसका फिजिकल टेस्ट में पास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही तो कहा। काफी कुछ चीजें हैं जो हॉकी को दूसरे खेल से अलग रखती है और काफी कुछ पैरामीटर्स हैं। प्रीति जी, आप तो सहायक खेल निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और जैसा कि दलजिंदर सिंह जी ने बताया कि अगर ये बीज जो हैं ओलंपिक के हैं, पैरालंपिक के हैं, कॉमनवेल्थ के हैं, अगर उनको शुरू से ही उस खेल के बारे में उनको सिखाया जाए, उनको कोचिंग दी जाए, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भी जो नाम है, हमारा देश जो 50 पार में आता है, वो टॉप 5 में, टॉप 10 में आ जाएगा।
तो क्या कुछ चल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, क्या कुछ ऐसी योजनाएं? देखिए, यहाँ में ना 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिस पे आप सभी का ध्यान और व्यूअर्स का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। सबसे पहली बात बजटिंग की बात है, और बजटिंग में बदलाव आया है। इसका सेंट्रल लेवल पे बजट हुआ करता था, वो हार्डली 10 करोड़ 20 करोड़ मैक्सिमम, वो ढूंढने से भी पूरे देश का स्पोर्ट्स का बजट ही 20 करोड़ था। और वो क्यों था कि एक मेडल आया, कोई एक कहीं पे जीत के आया, उसको उतना ही देना है, उतने में ही उसका काम चल जाना है। रेट्रोस्पेक्टिव था, ट्रेनिंग नहीं देनी थी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना था। पिछले कुछ दशकों में जो ये सरकार जो काम कर रही है, इन्होंने इस टाइम में अभी 25-26 का अगर सेशन का आपको बात करूं तो जो टोटल बजट है वो लगभग 3800 करोड़ है। 3800 करोड़। अच्छा, मजेदार बात आपको यहाँ पे ये लगेगी, 3800 करोड़ भी सेंट्रल बजट का जो टोटल बजट का हिस्सा है, दैट इज 0.074। अभी भी 0.074 ही मिला है ना अभी टोटल बजट का। लेकिन 2000 के कंपैरिजन में बात करी जाए तो अब, लेकिन कहाँ 10-20 करोड़ और कहाँ 3800, 100% से ज्यादा कई गुना इजाफा हुआ। इजाफा ही नहीं हुआ, अब ये जो खेलो इंडिया की चल रही है, टॉप्स के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, डिफरेंट स्कीम्स चल रही है, लड़कियों को पढ़ाने की और खिलाने की स्कीम्स जो चल रही है, मेडिकल कवरेज दिया जा रहा है, तो ये जो सारी स्कीम्स में पैसा लग रहा है, वो ये पहलू है जो आपको अभी से तैयार कर रहा है आने वाले समय के लिए। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देने की जरूरत है, छोटा सा अगर समय हो तो मैं, है ना, तो मैं एक किस्सा सुनाऊंगी, मैं पीछे स्टूडियो में भी मैं सुना रही थी। वो ये था कि यहाँ ग्रेट ब्रिटेन की बात करती हूँ मैं। 1996 ओलंपिक्स में उनके कुल 15 मेडल आए थे, और 15 मेडल में से सिर्फ 1 गोल्ड, बाकी कुछ सिल्वर और कांस्य पदक थे। टोटल मेडल के बाद ग्रेट ब्रिटेन फेल्ट वेरी मच ह्यूमिलिएटेड। उनको लगा कि बड़ी बेइज्जती की बात है कि हम इतने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 15 मेडल, हालांकि आज हम भी 7 और 8 तक ही सीमित हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नेशनल लॉटरी स्कीम उनके यहाँ होती थी, फंड होता था जहां पे वो लॉटरी बेचते हैं, उनके यहाँ चलता है। उस लॉटरी से जो वो पैसा जनरेट करते, क्योंकि अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बजटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उन्होंने उस लॉटरी का जो पैसा था जो बिक्री से हुआ, उसको सारा का सारा डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स, यूटिलाइज कर दिया एक तरीके से। हाँ, एक तरीके से उसको डायरेक्ट कर दिया, एक दिशा में दे दिया। और वो जो दिशा थी वो खेलों की दिशा थी, और उन्होंने 2-3 एस्पेक्ट्स पे काम किया। ग्रास रूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कोचिंग डेवलप करना, और जो बच्चे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे उनकी डाइट, इक्विपमेंट और बाकी चीजों को सपोर्ट करना। 3 चीजों पे उन्होंने काम किया। 1996 के तुरंत बाद 2000 में ही, अगले ही ओलंपिक्स में उनके पास 28 मेडल थे। बिल्कुल। अच्छा, ये कहानी जब लगातार चलती रही, 2024 का जो ओलंपिक्स बीता है उसमें उनके पास 68 मेडल है, और जहां तक मेरी जानकारी है, आई मे बी रॉन्ग, पर शायद 5वां या 6ठे पोजीशन पे, 4थे-5वें पोजीशन पे वो किसी पोजीशन पे है। 15 मेडल से शुरुआत हुई और 68 पे जाके 5वें पोजीशन पे। भारत सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी हैं, पैसा हमारा लगना शुरू हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप शुरू हो गया है। अब हम कहाँ मिस कर रहे हैं या किन चीजों पे और हमें ध्यान देने की इसका आंसर ले लेते हैं दिनेश जी से। कहाँ मिस कर रहे हैं? ज्यादा लंबा हो गया। Sure. देखिए, वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनफ्लो है, जैसे नदियों में पानी कहाँ से आएगा, ग्लेशियर से आएगा, पिघल के आएगा, या फिर जड़ों से ट्रिकल करके आएगा। तो ये स्कूल कॉलेजेस जो हैं, ये एक तरह से आपके इनफ्लो के पूरे तरीके हैं। तो वहां से जब तक आपके पास टैलेंट नहीं आएगा या नंबर नहीं आएगा, नंबर आएगा तो टैलेंट अपने आप आएगा। क्योंकि चाइनीज कोच जो अपने अजमेर में एकेडमी चलती थी, उन्होंने कहा था कि अगर अपने पास क्वांटिटी है तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी। बिल्कुल। तो आपको वो नंबर बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना, बच्चों में इंटरेस्ट भी पैदा हो। और सर, सबसे बड़ी बात कि स्कूल कॉलेजों का जिक्र कर रहे हैं, जो मैडम जिस पोस्ट पर है वो काफी स्कूल कॉलेजों में पहले होती ही नहीं थी। बिल्कुल। तो मैडम खुद अब इसमें बहुत बड़ा एग्जांपल है कि आजकल स्कूल कॉलेजों में ऐसी पोस्ट बनाई गई। बिल्कुल। और ये जो आजकल डीपीएड करके जो आते हैं, ये जो पीटीआई जो होते हैं स्कूल के, उनको और कई कामों में लगा देते हैं, लेकिन उनको एक महत्वपूर्ण कड़ी मान के उन्हें थोड़ा विकास करना चाहिए, बच्चों को खेल से जोड़ें। तो जब तक बच्चे खेल के मैदान तक नहीं आएंगे तब तक कैसे खिलाड़ी बनेंगे? लेकिन सर, इसमें एक आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मानसिकता के साथ भी, जो लोगों की है, जो जनता की मानसिकता के साथ भी लड़ना है? बिल्कुल। क्योंकि खेल की जो भावना की क्या है, खेल टीचर है या बच्चों को दोष रहता है? मैं पेरेंट्स को दोष देता हूं, क्योंकि आप पेरेंट्स देखेंगे सारे दिन मोबाइल पे लगे रहेंगे। तो आप पेरेंट अगर मैदान में जाता है तो बच्चे को अपने आप प्रेरणा मिलेगी। बड़े खिलाड़ी होते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी जैसे अभी भी कोचिंग दे रहे, तो ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी स्कूलों में जाएं, खड़े हों, तो अपने आप प्रेरित करेंगे दूसरों को। तो पेरेंट्स का दोष में थोड़ी सी एक बात ऐड करना चाहूंगा, अगर बच्चा कोई स्पोर्ट्स खेलता है
तो उसमें कभी भी हीन भावना नहीं आएगी, क्योंकि वो हार और जीत को ऑब्जर्व करना सीखता है, कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा और प्लस फिट रहेगा। मेन मकसद है आप फिट रहेंगे तो खुश रहेंगे और सारी चीज़ें मेंटली प्रिपेयर होता है कि आप फिट हैं तो आपका मेंटल भी सही काम करेगा। लेकिन दलजीत जी, यहाँ फिर मैं कहूंगा कि पेरेंट्स का रोल आता है कि बच्चे को सिर्फ जीतना ना सिखाएं, हारना भी सिखाएं जी। क्योंकि हारने से जो हताशा आती है उससे कैसे मुकाबला करेगा बच्चा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि अगर आप कोई खेल खेलते हैं तो जीतते हैं तो ठीक है, लेकिन आप हारते हार नहीं के हैं, आप निराश सीखते ना हैं। होएं बस। जब अब से कुछ ही देर बाद हम एक वीडियो संदेश भी दिखाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से बताया है। और दलजिंदर जी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे जब देश के प्रधानमंत्री उन खिलाड़ियों से मिलते हैं जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम में चाहे जीत के आए हो चाहे हार के आए हो, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनको बुलाते हैं? बिल्कुल, उसमें मैं उनका बहुत तारीफ करूंगा कि वो कभी भी मेडल आता है तो भलाई ओलंपिक में आए, वो फोन पे बात करते हैं। उससे जो टीम है, स्पिरिट है, वो बहुत ही हाई लेवल पे चले जाती है। सब प्लेयर्स को लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री हमसे बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री से मिलना बहुत बड़ी चीज़ है और इससे मोटिवेशन भी मिलता है, प्रोत्साहन भी मिलता है और प्लस जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो भी झलकती है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स में जो स्पिरिट है वो भी झलकती है, क्योंकि पूरी दुनिया को जोड़ने का जो सशक्त माध्यम है वो खेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 29 अगस्त को खिलाड़ियों से रूबरू भी होते हैं, और चाहे ओलंपिक गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम हो, यहां तक कि जो पैरालंपिक खिलाड़ी, जो जैसा कि प्रीति जी ने बताया कि कितना उत्कृष्टता के साथ में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर ओलंपिक में जो खिलाड़ी खेलते हैं वैसा ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिनमें उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि आप सिर्फ हारते नहीं हैं, आप सीखते जरूर है। देखिए इस वीडियो को। और संस्कृति का हिस्सा रहा। स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल जीतने का नहीं, बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। स्पोर्ट्स सबका है, सबके लिए है। स्पोर्ट्स सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता, बल्कि पीस, प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है। स्पोर्ट्स दुनिया को जोड़ने का एक और सशक्त माध्यम है। स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर देश की पहचान को, देश की छवि को कई गुना ज्यादा बेहतर बना देती है। 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है। आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती और हमारा देश इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता भी है। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, ये जो ललक दिख रही है, यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपने ये वीडियो संदेश देखा, जिसमें वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेने का संदेश जो है वो खिलाड़ियों को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम सब के लिए, 140 करोड़ भारतीयों के लिए बड़ी गौरव की बात है कि 2036 का जो ओलंपिक होगा उसके लिए भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि 2036 के ओलंपिक की मेजबानी जो है वो भारत को मिले। साथ ही जो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन होने जा रहा है उसकी मेजबानी करने के लिए भी भारत दावेदारी कर रहा है। दिनेश जी, दो बड़ी बात, 2036 का ओलंपिक भी हमारे सामने, 2030 का कॉमनवेल्थ गेम भी हमारे सामने। एक समय था जब भारत पूरे तरीके से ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाई गेम में जा भी नहीं पाता था। वक्त बदला और आज हम मेजबानी के लिए दावेदारी कर रहे हैं।
बिल्कुल, यही मैं बदलाव की बात कर रहा था कि इतना बदलाव आ गया है कि कोई पैसे की कमी नहीं है और जितना हो सकता है सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन जरूरी यह है कि उसे हम सहेज के रखें। 82 एशियाड भी दिल्ली में हुआ था, इतना ही बड़ा आयोजन था, लेकिन उसके बाद खेलों की क्या कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन जो आप पूंजी अर्जित करते हैं उसे सहेजना जरूरी है, सहेज के उसको संभाल के आगे बढ़ाना जरूरी है कि पूंजी में इजाफा हो। तो वो चीज जो है सरकार अब उस दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री खुद यदि अगुवाई कर रहे हैं किसी मिशन की, तो मेरे को लगता है बहुत जल्दी सफल होगा और बहुत सारे युवा बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज अभी जरूरी यही है कि बच्चों को प्रेरित कैसे किया जाए कि वे मैदान तक आए। मैदान तक आने के बाद उन्हें खेलों में किया जाए, तो वो स्कूलों का बहुत बड़ा रोल है कि ऐसे खिलाड़ियों को वो सम्मानित करें, प्रोत्साहित करें जो अच्छा खेल रहे हैं। उनको जितना सम्मान स्कूल में मिलेगा और बच्चे भी शायद उतना ही आकर्षित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर जिला मुख्यालय पर कस्बे स्तर पर किस तरीके से खेल की भावना को विकसित किया जाए और खेल के जो क्षेत्र है वो बच्चों को उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 भी बनाई गई। इसके ऊपर भी आप बातचीत बहुत अच्छा बदलाव है, इसके ऊपर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन दलजिंदर जी, एक वक्त था जब खेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ, चाहे आप हॉकी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का ही खेलने का माध्यम बनता था। लेकिन वो कहते हैं कि मारी छोरियां क्या छोरों से कम है के आज खेल कोई भी खेलो उसमें जो नारी शक्ति है, जो लड़कियां हैं, जो महिला हैं, वो लगातार उसमें अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। न सिर्फ अपनी छाप छोड़ रही है बल्कि विश्व स्तर पर अपनी एक अलग ही पहचान कायम कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और पेरिस 2024 में उन्होंने ब्रॉन्ज से रह गए, लेकिन सेमीफाइनल तक है, बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा होगा कि चक दे इंडिया मूवी आई थी, उसके बाद मैंने देखा था कि जहां इंटर कॉलेज में 2 या 4 टीमें आती थी, उस टाइम 15-15, 16-16 टीमें आने लग गई थी उस मूवी को देख के। ऐसे मूवीज भी बननी चाहिए जिससे प्रेरणा लेके प्लेयर्स आगे आए और प्रोत्साहित होएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ऐसी मूवीज भी बननी चाहिए। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो खिलाड़ी हैं, जिस खेल के हम खिलाड़ी हैं, उन्हीं के द्वारा जब ये अचीवमेंट हासिल की जाती है, उनको देखते हैं तो हमें भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है या फिर हम भी उस खेल के प्रति आकर्षित होते हैं। मैडम, क्या लगता है आपको, आपका खुद का व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है? आप खेल निदेशक हैं, उसको लेते हुए कि जो बच्चे हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, उनमें खेल को लेकर क्या कुछ उनकी भावनाएं चल रही है? क्या वो मेडल जीतने के लिए खेल रहे हैं या फिर शारीरिक मानसिक विकास ही पाना उनका लक्ष्य है? देखिए, ये मतलब राष्ट्रीय खेल नीति की सर ने बात की, आपने किसी की हॉबी होती है खेल खेलना और किसी का लक्ष्य होता है, एकमात्र लक्ष्य कि मुझे इस खेल में। देख, मैं वही बता रही हूँ कि अगर हम खेल को कॉम्पिटिशन्स और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं जिनका मकसद जो एक सार होके एक घोड़े की तरह सिर्फ एक मेडल लक्ष्य उनका क्लियर है और वो साम दाम दंड भेद लगाकर पूरी मेहनत कर रहे हैं। पर खेल एक ऐसा विषय है कि बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहला कार्य ही खेलने का करता है। माँ का दूध और दूसरा खेलना, खाना, सोना, जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वो खेलता रहेगा। कुछ समय के बाद जैसे जैसे समाज में उसका वो ग्रोथ होता है, बढ़ता है, धीरे धीरे उसका परिवर्तन वो रहता है और शायद वो खेलना भूल जाता है। कुछ लोग अब खेलों से संबंधित ही फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। राष्ट्रपति जी, ये क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी ने, राज्यवर्धन सिंह जी ने उसको फिट इंडिया, ये राजस्थान के अंदर बहुत उसको किया। पंचायत लेवल पे एन नंबर ऑफ जिम खोले गए, सैकड़ों जिम खोले गए। तो ये अब ये चौतरफा है, ये एक तरफा नहीं है कि सिर्फ हम मेडल की बात करें। अभी क्या है, खेलों को शौक के लिए भी खेला जा रहा है, शरीर की फिटनेस बनाने के लिए भी खेला जा रहा है। मैं क्योंकि योग में स्पेशलाइजेशन रखती हूँ, आप देखिए योग का नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आज क्या लेवल हमने अचीव कर लिया है। भारत को फॉलो कर रहा है, इंटरनेशनली पूरे विश्व फॉलो कर रहा है योग की अगर हम बात करें तो। ये एक चौतरफा सा विकास है, ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मेडल की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब हम मेडल की बात करते हैं तो उसमें शॉर्टकट्स ना लेकर पैशन, कमिटमेंट, तैयारी पूरी और दमखम से जब हम करते हैं तो हमें रिजल्ट अच्छा और बेहतर मिलता है। और वास्तविकता में जो खेल का मोटो है, ओवरऑल डेवलपमेंट, वो मिलता है। जी बिल्कुल, कहते हैं ना कि फलदार वृक्ष हमेशा झुकावा रहता है, तो वो चीज यहाँ मतलब साबित होती है। जी दिनेश जी, बिल्कुल। शारीरिक विकास की बात हो, मानसिक विकास की बात हो, आर्थिक विकास की बात हो, सामाजिक विकास की बात हो या फिर मनोवैज्ञानिक विकास की बात हो या विकास की बात हो, खेल की बात,
बिल्कुल, रहती देखिए कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं खेल और उसी तरह यूज होने चाहिए। और मैं समझता हूँ पदक और इनकी बातें बहुत बाद में आती हैं। शुरुआत में आपको मैदान तक बच्चों को ले जाना है और एक फिटनेस पैदा करनी है। मतलब एक हॉबी की तरह उसको पहले हॉबी बनाई जाए। हॉबी भी नहीं, मैं क्या, मैदान तक ले जाने की आदत होनी चाहिए। कंफर्ट्स के आदी हो रहे हैं आज की युवा पीढ़ी। एसी गाड़ी होती है, एसी घर होता है, सब कुछ एसी में होता है। तो आपको कंफर्ट्स छोड़ करके मैदान में अगर जाएंगे, थोड़ा पसीना बहाएंगे तो उनकी आदत वो बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिटनेस का एक 8-10 की साल तक बच्चा की बहुत वैसी बॉडी होती है फ्लेक्सिबल, तो उसे एक जनरल फिटनेस के जो खेल होते हैं जैसे स्विमिंग है, आपका खो खो है, इंडियन खेल बहुत अच्छे हैं, उसमें मलखंब है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है और स्ट्रेंथ आती है। उसके बाद उसकी रुचि उसे डिफरेंट खेलों में डालें, जिसमें रुचि है फिर उसमें डालें। तो चाइना वगैरह में ऐसे ही पद्धति अपनाई जाती है। चाइना में सबसे बड़ा थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आप ग्राउंड पे ले गए, बहुत जरूरी है, उसके बाद कोचेज की जिम्मेवारी बनती है उसमें क्वालिटी देखें भी, ये एथलेटिक्स में स्प्रिंटर अच्छा होएगा कि ये हॉकी अच्छा खेल सकता है कि ये बास्केटबॉल, क्योंकि इसकी जो फिजिकल होती है गॉड गिफ्ट होती है। बहुत चीजें मतलब पहले खिलाड़ियों को तलाशना है, फिर उनको तराशना है। फिटनेस सबसे बड़ा लेवल है बेसिक फिटनेस का। 8-10 के साल तक बच्चे को बेसिक फिटनेस होनी चाहिए। जैसे अपना खो खो का खेल है, पारंपरिक खेल है लेकिन बहुत अच्छा है। तो ऐसे खेल जो होते हैं आपके स्ट्रेंथ करते हैं, मसल्स को मजबूत करते हैं, स्टेमिना बढ़ाते हैं, योग है जैसे, तो ये खेल मलखंब है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। उसके बाद उसकी रुचि है, फिर गॉड गिफ्ट किस खेल में है, वहां से जब आप करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का पूरे भागीदारी होनी चाहिए। चाइना में आप देखेंगे बुजुर्ग भी खेलते मिलेंगे, टेबल टेनिस, बच्चे भी खेलते मिलेंगे, महिलाएं भी खेलती मिलेंगी। तो आपको वो कल्चर लाना है। सर, ग्रामीण भारत की बात करी जाए तो ग्रामीण भारत में भी ऐसी कई तस्वीरें हमारे पास में आती है जिसमें उम्र की कोई समय सीमा नहीं है। आज भी गांवों में वो खेल खेले जाते हैं। ये जरूर है कि विशेष कोई ना कोई त्योहार पे खेले जाते हैं, बिल्कुल, जो भारत की बहुत बड़ी खूबसूरती है। नहीं, मेले जो थे ना, मेले बहुत बड़ा टैलेंट हंट का काम होते थे। अब आपने देखा होगा लिम्बाराम और ये सारे जो तीरंदाज आए थे, वहां पे मिस्टर राव थे जो वहां पे स्पेशल एरिया साई का प्रोजेक्ट स्कीम चल रहा था। वहां मेले में जाके उन्होंने देखा कि निशानेबाजी की प्रतिस्पर्धा हो रही है और वहां इन्होंने इन ग्रामीण युवकों को जब निशाना लगाते देखा तो उन्हें थोड़ा सा पटा करके कहना चाहिए कि उनको लेकर के आए और वहां फिर उनकी प्रतिभा निखार करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। ये जो मेले और सोशल गैदरिंग्स होती हैं जिसमें सब पूरा समाज भागीदारी करे, वो कल्चर जब तक नहीं आएगा ना तब तक फिर देखिए बहुत बेईमानी होगा। क्योंकि सिलेक्टेड फ्यू को सुविधाएं मिलती भी रहेंगी तो सिलेक्टेड मेडल ही आएंगे। जी बिल्कुल, एक अलग जगानी होगी जिसमें समाज के हर वर्ग भागीदारी करे और वहां पे खेल के मैदान तक जाए। कम से कम आप दर्शक बनकर जाएं, लेकिन जाएं जरूर। जी बिल्कुल, तभी खेल की तस्वीर बदलेगी। मैं ऐड कर रहा हूँ, जितने ज्यादा नंबर क्रिकेट इसीलिए वो कर रहा है। 1 लाख लोग आते हैं मैदान के अंदर तो अपने आप स्पॉन्सर आते हैं। तो और खेलों में भी, हॉकी में अगर आने लग जाएंगे, हॉकी में स्पॉन्सर आएंगे, उन्हें तो पब्लिसिटी चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपको खेल के मैदान तक पहुंचना होगा, फिर मैदान आपको आगे करेगा, आगे ले जाएगा और वहां तक आपको मंजिल पर फतेह कराएगा। आपने स्पॉन्सरशिप की बात करी तो कबड्डी जो भारत का पारंपरिक खेल है, वो भी जिस तरीके से हॉकी लोकप्रिय था वैसा कबड्डी भी किसी जमाने में था। प्राइवेट जैसा हम देख रहे हैं, कबड्डी प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी जो प्रीमियर लीग्स है वो हर एक खेल के क्षेत्र में स्टार्ट हो जिससे उस खेल को फिर से लोकप्रियता मिले? क्यों दलजीत जी? बिल्कुल, जब आप देखेंगे कि हॉकी जब इम्प्रूव की थी, उससे पहले हॉकी इंडिया लीग स्टार्ट हुई थी नेशनल की, उससे फॉरेन के प्लेयर भी आते थे और अपने भी थे। उससे क्या होता है, जो फॉरेन की प्लेयर्स की स्ट्रेटजी है वो अपने साथ खेलते हैं तो अपने उनको पता लगता है कि ये क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या मोटिव रहता है, प्लेयर्स को कैसे टैकल करते हैं, क्या इनका मूवमेंट्स होते हैं। तो उससे उनको देख के उनके साथ खेल के काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। जी जी, प्रीति जी, आपने कुछ देर पहले एक देश का जिक्र किया था कि वो 15 मेडल से 68 मेडल तक पहुंचा। और भी देश है, अमेरिका है जो मतलब पदक तालिका में 100 से ऊपर ही मेडल उनके रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसी क्या बेसिक डिफरेंस है या फिर मैं कहूं कि ऐसी क्या चुनौती है जिसको भारत को अभी भी पार करना है? क्या उनमें बेसिक डिफरेंस है उनके खेल खेलने के नजरिए में और हमारे खेल? देखिए, शुरुआत हमने बहुत अच्छी की है। जो संसाधनों की कमी थी, हम उस तरफ संसाधनों की तरफ बढ़े हैं। रही बात चुनौतियों की, तो मुझे लगता है, मतलब बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, हमें स्ट्रेटेजी डेवलप करने की जरूरत है। स्ट्रेटेजी 2-3 स्तर पे चाहिए। हम एक साथ सब कुछ पाना चाहेंगे
और हर क्षेत्र में पाना चाहेंगे तो शायद मुश्किल होगा। हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के हमने सेंटर्स स्टेप बना बाय दिए, स्टेप चलना हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे सिर्फ हॉकी चलता रहा बहुत लंबे समय तक, आज हमारे पास बॉक्सिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग, दूसरे खेल हैं कई सारे। इसी तरीके से हमें वो खेल आइडेंटिफाई करने चाहिए जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो हमारे परंपरा से कहीं जो ना कहीं हमारी जुड़े हुए हैं। परंपरा से जुड़े हुए हैं, जहां ओलंपिक्स में मेडल के पदक के चांसेस भी हैं, जहां संसाधनों की कमी, अगर हम वहां थोड़ा सा फोकस्ड होके, तो हो सकता है हम एक बार में अगले साल या अगली ओलंपिक्स में 68 नहीं आए, 18 ही आए, 18 पर बदलाव आ जाएगा। जब वो 18 आएगा तो वो आपको मोटिवेशन देने का, इंस्पिरेशन देने का बाकी काम करेगा। साथ साथ जो सरकार की नीतियां हैं तब तक उनका भी रिजल्ट आने, तो एक मल्टीपल लेवल पे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पहलू है, हमारा हायरिंग प्रोसेस कैसा है, या हम जो सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं हम कितना फेयर कर पा रहे हैं, इस पे बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। अच्छा बीज रहेगा तो ये तय है कि फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर उसमें हमने थोड़ी सी बेईमानी कर दी खाद पानी देने में और बीज सिलेक्शन में, तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट जो है वहां पे रहेगा। तो मेहनत तो है ही, संसाधन तो चाहिए ही, पर हमें स्ट्रैटेजी पे भी काम करना पड़ेगा जो कि मल्टीपल लेवल्स पे काम करे। बिल्कुल, आपने फोकस्ड होके। बिल्कुल सही फरमाया कि हमें रणनीति में बदलाव करना होगा, और इसीलिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 लाई गई थी। नीचे बिल्कुल, ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि समाज में नीचे तक जाए, हर वर्ग तक जाए, और सबसे बड़ा स्कूल कॉलेज स्तर तक जाए, क्योंकि वहां से जो इनफ्लो, मैंने पहले भी कहा था कि इनफ्लो आपको वहीं से मिलेगा, युवा वर्ग वहीं से आएगा। और सबसे बड़ी चिंता आज सिर्फ युवा वर्ग की है। मैं मानता हूं मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह बहुत जरूरी हैं, लेकिन एक सीमित सीमा होनी चाहिए। सारा वक्त उसमें गुजारेंगे तो कुछ वक्त आपको खेल के मैदान तक भी जाना चाहिए, और उसके लिए इनोवेशन चाहिए। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि नूह का जो इलाका है, इसमें उन्होंने टूर्नामेंट करा, अंतर पंचायत का टूर्नामेंट करा, उसके अंदर बहुत बड़ा वो गैदरिंग आई, उसके अंदर बहुत सारी टीमें आई, पुरस्कार राशि बहुत ज्यादा थी। उससे आकर्षित होकर के जो युवा साइबर क्राइम की तरफ जा रहे थे, उनमें से बहुत सारे युवा इधर आके आकर्षित हो गए। तो आपको इस तरह की कुछ इनोवेटिव स्कीम्स लानी होंगी जिससे समाज का बड़े से बड़ा तबका। एक बात और ऐड करना है, जो एसोसिएशंस है उसमें जो प्लेयर्स हैं उनका भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि इसमें क्या अभी देखा गया, प्लेयर्स की भागीदारी नहीं है, जो नॉन प्लेयर हैं वो उस चीज को लिए हुए हैं और उनको इतना आइडिया नहीं है। लेकिन सर, तो मैं मैक्सिमम प्लेयर्स इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, जो राष्ट्रीय खेल नीति बनाई गई है उसमें पहला या दूसरा टॉपिक जो पॉइंट है वो यही है कि जो खेल प्राधिकरण बने हुए हैं, जो खेल संस्थाएं बनी हुई है, उसमें उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जो कहीं ना कहीं खेल से जुड़े हुए हैं। जी। क्यों, उससे क्या है कि वो उस चीज का माहिर होता है, तो वो अच्छे प्लेयर्स को ही सिलेक्ट करेगा, अच्छी कोचिंग करेगा, प्लस भेदभाव नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी नीति है जिससे इम्प्रूवमेंट होगा। राष्ट्रीय खेल नीति उसकी एनईपी जो 2025 एजुकेशन पॉलिसी की भी बात यहाँ मैं जिक्र करना चाह रही थी कि इन्होंने क्या किया है, जैसा सर कह रहे हैं कि खेलों को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, स्कूलों तक कैसे पहुंचाया जाए। आज एनईपी के द्वारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगी 2020 की, उसके द्वारा अंतर क्या आया शारीरिक शिक्षा में और खेलों को लेके। पहले खेलों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, आपके एक दिन में 8 पीरियड फिजिकल उसके हैं, साइंसेस के, मैथ्स के और बाकी सब्जेक्ट्स के हैं। खेल पीरियड को पीटी का पीरियड बोल के एक बॉल दे के छोड़ दिया जाता था, और कोई टैलेंट आइडेंटिफिकेशन तो छोड़िए, बस एक बॉल दे दी, औपचारिकता निभा दी। आज एनईपी के थ्रू इतना मेजर चेंज आया है कि कंपलसरी हो गया है फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, ये मैं ग्राउंड लेवल की बात नहीं करती, मैं बात करती हूँ आपको हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में भी खेलों के जो शिक्षक हुआ करते थे उनको क्या रिस्पेक्ट और क्या वो हुआ था, दे वर ट्रीटेड लाइक, उनको ऐसा सम्माना जाता था कि ये लोग ग्राउंड के लोग हैं, इनका काम ही ग्राउंड का है। आज खेल शिक्षा नीति और ये जो डिफरेंट पॉलिसीज हुई हैं उसका रिजल्ट ये है कि आज स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं। मैं खुद स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ़ाती हूँ, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में मेरी महारत है। ऐसे बहुत सारे जो शिक्षक हैं जो आज खेल, क्योंकि खेल अब सिर्फ मैदानों में सीमित नहीं रह गया है, अब आधे से ज्यादा खेल की स्ट्रेटजी, फिटनेस पे काम, आपकी बायोकेमिकल्स, आपके रिंग फिंगर्स, ये सारी चीजों से जो है ना, ये डर्मेटोलॉजी से चेक हो जा रहा है कि टैलेंट क्या है, उसकी बायोग्राफी कैसी है, वो उसकी स्पीड होगी या फिर स्ट्रेंथ होगी। तो ये सारी चीजें लैब सेटिंग्स में हो रही है। धीरे धीरे वो कल्चर, क्योंकि बाहर की कंट्रीज ने उसको पहले अडॉप्ट कर लिया, आज वो रिजल्ट दे रहे हैं। हमने अडॉप्शन अब शुरू किया है राष्ट्रीय शिक्षा ग्राउंड से ग्राउंड तक
का हम हाँ, सफर तय कर रहे ग्राउंड हैं। से लैब तक का सफर हम तय कर रहे हैं, और लैब से वापस जब ग्राउंड पे आ जाएंगे, जब उनके रिजल्ट्स हम वापस इंप्लीमेंट कर देंगे, तो मान के चलिए हम टॉप यानी मेडलिस्ट खेल अब मिलेंगे। खेल नहीं रहे, खेल पूरी साइंस हो गई है, साइंस विज्ञान है हो सर, गया है। स्पोर्ट्स साइंस। तो विज्ञान के अंदर जैसे हर पहलू पे जोर दिया जाता है, वैसे हर पहलू को पढ़ना, समझना और इम्प्लीमेंट करना, सबसे बड़ी बात है इम्प्लीमेंट करना Implementation। फेयरनेस के साथ, बिल्कुल। तभी आगे सफल हो सकते जी हैं। सर, राष्ट्रीय खेल नीति की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का, जैसा अभी अश्विनी वैष्णव जी बता रहे थे, जो 2047 तक का जो विकसित भारत का हमने सपना देखा है, उस पे राष्ट्रीय खेल नीति में सबसे बड़ा सपना यह है कि जब 2047 में जो विश्व के सबसे अच्छे खेल खेलने वाले जो देशों का जब भी नाम आए, तो उसमें भारत टॉप 5 में आए। बिल्कुल, देखिए जब तक मैंने कहा ना, क्वांटिटी जब आएगी तभी क्वालिटी आएगी। जी। तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, और ये सारी एक्सरसाइज जो हो रही है, कवायद जो हो रही है, वो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हो रही है। आप स्कूल तक ले जा रहे हैं, आपके खेलो इंडिया है, 3 लेवल पे हो रही है, यूनिवर्सिटी लेवल, स्कूल लेवल और वैसे यूथ लेवल पे। तो इन तीनों के साथ क्या होगा कि यूथ का इनफ्लो बढ़ेगा खेलों के अंदर, इंटरेस्ट बढ़ेगा और पैसा आपको मिल ही रहा है, तो फिर क्यों नहीं आएंगे युवा। तो यही इसी अपन उस पे रणनीति पे काम कर रहे हैं कि ये एक तरह से नंबर बढ़ेगा, स्वेल करेगा, क्वांटिटी आएगी तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो लेकिन फेयरनेस से संचालन फेयर होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात जरूरी है। संचालन और क्रियान्वयन जो है वो वो fair हकीकत होना के हो। जी, धरातल जी, पर हो, सिर्फ और सिर्फ जैसे पहला होता, जैसे आपने बताया कि बजट भी कम मिलता था, और बजट होता भी था तो वो सिर्फ और सिर्फ पेज पर ही सीमित रह जाता था। जी दलजिंदर जी, 2036 का जो ओलंपिक है उसके लिए हम मेजबानी कर रहे हैं, 2030 का जो है उसके लिए भी हम दावेदारी कर रहे हैं, 2036 के लिए हम ऑलरेडी मेजबानी करने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी हॉकी इंडिया काफ़ी इस जी। पे विचार कर रहा है, क्योंकि वो अभी 2028 की ओलंपिक को लेके चल रहा है कि उसमें अपन अभी से क्या रणनीति अपनाएं ग्रास रूट पे, जिससे कि अपने को 28 तक प्लेयर अच्छे मिल सकें। क्योंकि अभी जो मेन टीम है अपनी, उसमें काफ़ी प्लेयर्स की एज 30 से ऊपर है, कि उनको चेंज करने के लिए यंग स्टूडेंट्स चाहिए। इसके लिए मेरी राय ये है कि हर स्कूल को कोई ना कोई एक गेम अडॉप्ट करना चाहिए। एक स्कूल ने हॉकी अडॉप्ट कर लिया, एक ने फुटबॉल कर लिया, जिसमें वो परफेक्शन करके हॉकी कोचेज या फुटबॉल कोचेज स्पेशली लगाए जाएं, जिसके लिए वो वहाँ उनमें बच्चों को वहाँ से टैलेंट सर्च करके वहाँ एडमिशन दिलाया जाए, और वो उसी पे बेस पे पढ़ाई भी करें प्लस साथ के साथ गेम भी खेलें। बहुत काफी अच्छा सुझाव है, ताकि उनका एक माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाए कि मुझे फुटबॉल को ही अपना पूरा टाइम देना है, कंफ्यूजन का माहौल बिल्कुल नहीं रहे। प्रीति जी, राजस्थान में अभी नवंबर दिसंबर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, और ये 5वां संस्करण है। क्या लगता है आपको, जब पूरे देश में हर राज्य में कहीं ना कहीं कोई मेजबानी करता है, तो उससे उस राज्य के ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, और पूरे देश के लेवल पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले जो ओलंपिक हैं, कॉमनवेल्थ गेम हैं या फिर एशियाई गेम्स हैं, उनमें इस खेलो इंडिया गेम्स जैसी जो प्रतियोगिताएं हो रही है, उनका क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई मैं दे रहा सबसे पहले प्रश्न का ही उत्तर दूंगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का या किसी भी इस तरीके के जो राष्ट्रीय स्तर का एक टूर्नामेंट है, उसका मेजबानी करने का प्रभाव क्या करता है? और ये एक मैं अगेन छोटी सी कहानी से ही बताऊंगी। पिछले साल खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, गुवाहाटी में मेन सेंटर था उनका। मैं वहां खुद कंटिजेंट मैनेजर बन के गई थी, मेरे साथ 65 लोगों की खिलाड़ियों की टीम गई थी। और जब भी इस तरीके का कोई टूर्नामेंट होता है, तो इस टूर्नामेंट में केवल खिलाड़ी और कोचेस नहीं जुड़ते, वहां जुड़ते हैं उस समाज के विभिन्न तबके के लोग, चाहे वो कोई कैब ड्राइवर हो, चाहे कोई वो ऑटो ऑफिशियली जुड़ते हैं, है ना, हर तबके के लोग जुड़ते हैं। उनका मोटिवेशन, वहां जो खेल चलता है, जब वहां जगह जगह बैनर्स, होर्डिंग्स, मीडिया कवरेज, वो सब देखते हैं। तो ऐसे ही मैं वहां गई थी, गुवाहाटी का पूरा माहौल ऐसा मुझे ऐसा लगा मैं किसी खेल गांव में पहुंच गई, गुवाहाटी में नहीं पहुंची। मतलब संस्कृति का भी मिलन है, खेलों का भी मिलन है, लोगों का भी मिलन है। उसका असर मुझे, जब मैं वापस आ रही थी, एक व्यक्ति डेडिकेटेड था, कैब जो व्यक्ति, गाड़ी डेडिकेटेड थी मेरे लिए वहां पे। तो वहां जो ड्राइवर था, वो रोज उसका काम था मेरे को वहां वेन्यू तक ले जाना, लाना, छोड़ना, खाने के टाइम या जहां जहां टूर्नामेंट चल रहे अलग अलग स्टेडियम्स में। मैं मुश्किल से हफ्ता भर रही वहां, और उस हफ्ते भर में वो व्यक्ति जो एक कैब ड्राइवर है, जो शायद इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, शायद उसको उतने संसाधन भी नहीं, शायद उसको किसी ने कभी कहा भी नहीं होगा, वो कहता है मुझे आते हुए छोड़ते हुए एयरपोर्ट पे कि मैडम मैं अपनी बेटी को खिलाऊंगा। जी।
एंड दैट वाज अ बिग गूज बम्स टू मी। मेरे रोंगटे उस वक्त खड़े हो गए कि कितना बड़ा मैसेज है ये। तो कहीं भी जब मेजबानी होती है तो आप ये मान के चलिए राजस्थान में सिर्फ टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, खेल नहीं बढ़ेगा। और यहीं से मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगी। जब हजारों छात्र आ रहे हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्या होता है बेसिकली, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है AIU के टॉप जो टीमें हैं, जैसे ये क्या होता है इंटर कॉलेज लेवल पे सिलेक्शन हुई, वो टीमें वेस्ट जोन जाएंगी, नॉर्थ जोन जाएंगी, साउथ जोन जाएंगी। हर जोन से कुछ कुछ टीमें सेलेक्ट होके 4-4, 8-8 ऐसे सेलेक्ट होके AIU के टूर्नामेंट खेलती हैं राष्ट्रीय स्तर का। वहां की जो टॉप 8 टीमें होती हैं वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेलती हैं। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में हर गेम की 8-8 हर क्षेत्र से जब आती हैं तो हजारों खिलाड़ी बन जाते हैं 20 से 25 खेलों में। अब इन हजारों में से कुछ खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं और ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में टॉप्स के थ्रू उनका रहना खाना, उनको स्टाइपेंड, उनकी डाइट, उनकी स्कॉलरशिप, एवरीथिंग, उनका मेडिकल क्लेम, मतलब ये सब कुछ कवर किया जा रहा है आज सरकार के द्वारा। तो जब वो खिलाड़ी होंगे तो आपके 2036 जो आज हमारे समय में, आज जो अब एज बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ। थोड़ा सा एक चूक हमसे ये होती है कि यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो 17 साल से लेकर 28 की उम्र तक खेले जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि इस बार वाला 2036 में ना खेले, पर उसके आसपास जो खेलो इंडिया वाले होंगे वो खेल रहे होंगे, कहीं ना कहीं अपनी भूमिका जरूर निभाएगा और उस भूमिका में इसका जो रिजल्ट है वो 2 कदम ऊपर चढ़े, वापस फिसल के वहीं आ गए। तो आपको जो आगे के कदम बढ़ाए हैं वहां जमा करके उससे ऊपर जाना, फिसलना नहीं है, कम से कम वहां पे जमे रहना और उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करनी। तो अमूमन भारत में क्या होता रहा था कि पहले बड़े आयोजन होते थे लेकिन वापस घूम के यहीं आ जाते थे। जयपुर बहुत सारे नेशनल्स आयोजित कर चुका है, बड़े टूर्नामेंट्स भी आयोजित कर चुका है, टीटी के एशियाई जूनियर टीटी हो चुकी है, एशियन कप हो चुका है, लेकिन स्तर वही है जी। तो यानी आपको ये करना है कि जो आप सहेज रहे हैं उसे आप संभालें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। 2 दिन में भूल जाएंगे, बड़ा आयोजन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, खंडर हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलता। उसका यूटिलाइजेशन आगे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, सबसे बड़ी बात उस पर। कार्यक्रम के अंतिम दौर में पहुंच चुके, वक्त हमारे पास में बहुत कम है। जल्दी से आपका फाइनल कमेंट जानना चाहूंगा आप तीनों से। 2047 का जो विकसित भारत है उसमें खेलों की क्या कुछ भूमिका रहने वाली, जल्दी से सर दलजिंदर से। बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से खेल नीति बनाई गई है उसके हिसाब से अपने को मेडल्स काफी आएंगे और इम्प्रूवमेंट भी होगा और खेलों में रुझान भी बढ़ेगा। प्रीति जल्दी से। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सिर्फ साइंसेस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, आर्यभट्ट और ऐसे साइंटिस्टों के लिए ही नहीं, खेलों के लिए जाना जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल दिनेश जी। देखिए बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी पहले भी दिए हैं भारत ने जो अभी तक भी बहुत नाम है जिनका, प्रकाश पादुकोणे, गोपीचंद जैसे। लेकिन अब मुझे लग रहा है जिस तरह से समर्थन सरकार का मिल रहा है, प्रधानमंत्री खुद अपनी रुचि दिखा रहे हैं और इतने बड़े बड़े सपने पाले हैं, तो उसे देखते हुए मुझे लगता है बहुत उज्जवल भविष्य है और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे और निकलेंगे जिन्हें पीढ़ियां तक याद करेंगे। बिल्कुल, हम भी उम्मीद यही करते हैं और 140 करोड़ भारतीयों का सपना है कि 2036 और 2030 की जो कॉमनवेल्थ गेम जो 2030 में होने वाले हैं और जो 2036 में जो ओलंपिक गेम होने वाले हैं वो भारत उनकी मेजबानी करे और 2047 में जब विकसित भारत हो तो भारत का जो नाम है वो टॉप 5 देशों में शुमार हो, उनका नाम जो सबसे अच्छा खेल खेलते हैं। सर, मैडम, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रोग्राम में आप पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ आपने अपने विचार रखे। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।